बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। नाज़रीन, आज टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़ायद मरीज़ टीबी के सामने आते हैं। इस बीमारी की अलामात क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं एक फ्री कैंप जो लगाया गया है टीबी के मरीज़ों के लिए। तो चले जानते हैं डॉक्टर हज़रात से कि इसकी अलामात क्या हैं और इससे बचने का तरीका क्या है। डॉक्टर सोबिया फैसल साहिबा, हमें बताइएगा, नेशनल टीबी प्रोग्राम अभी तक टीबी कंट्रोल करने में क्या काम कर पाया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम लोग टीबी पे जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है उसने गुज़िश्ता कई दिहाइयों में टीबी पर बहुत काम किया और उस काम का नतीजा ये है कि टीबी का इंसिडेंस पाकिस्तान में कम हुआ है। लेकिन सोचने की बात ये है कि टीबी पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुई और इतनी कम भी नहीं हुई कि हम कहें कि हम सेफ़ ज़ोन में हैं, ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान में हर साल 5 लाख से ज़ायद लोगों को टीबी होती है। यानी इसका मतलब ये है कि हर मिनट में एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में टीबी का शिकार होता है और हर 12 मिनट में एक इंसान की डेथ होती है टीबी से। ये छोटी फिगर्स नहीं है। अगर हम देखें कि एक साल के अंदर 5 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग जो तंदुरुस्त और सेहतमंद थे और वो टीबी का शिकार हुए और इतने लोगों की अमवात हुई, तो इसको सोचने की ज़रूरत है कि हमें इस पे जितनी एफ़र्ट्स हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से हम कंप्लीटली इस पे कंट्रोल नहीं कर सके। इसकी बेसिक अलामात क्या होती हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेडिकल चेकअप की आदत लोगों को नहीं है कि साल में 2 दफ़ा को मेडिकल चेकअप अपना पूरा करवा सके। जी बिल्कुल, इसकी चंद कॉमन अलामात हैं, उनको हमें ज़हन में रखना चाहिए। अगर किसी को घर में उनमें से कोई एक अलामत हो या एक से ज़ायद अलामत हो, तो फ़ौरी तौर पर हमें ये 6 पत्तियों के निशान वाला जो मरकज़ सेहत है उसके ऊपर जाकर अपना तशख़ीस करानी चाहिए और अगर टीबी निकल आए या डायग्नोज़ हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वो अलामात कौन सी हैं? हल्का बुखार रहता है, 2 हफ़्ते या इससे ज़्यादा की खांसी हो, खांसी के साथ बलगम हो, बलगम में खून आता हो, वज़न कम होता हो या भूख ना लगती हो, ये सारी वो अलामात हैं जिनमें से 1 या 2 कोई भी मौजूद हों तो फ़ौरी तौर पर अपना मुआयना कराने की ज़रूरत। तो इसका इलाज जो है वो क्या है? टीबी मुकम्मल तौर पे काबिले इलाज मर्ज़ है। हम ये नहीं कहते कि टीबी जिसको हो गई उसको कॉम्प्लिकेशंस और चीज़ें डायरेक्टली पहली दफ़ा में हो जाती हैं। अगर इलाज ना कराया जाए, दवाइयाँ छोड़ दी जाएँ, मुकम्मल इलाज ना हो, अधूरा इलाज हो, दवाइयाँ गलत तरतीब से ली जाएँ तो टीबी एक कॉम्प्लिकेटेड शक्ल इख्तियार कर जाती है। लेकिन अगर 6 महीने का मुकम्मल इलाज सही तरीके से डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक किया जाए तो आप मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो सकते हैं। क्या ये कोई छूती बीमारी? क्योंकि आम तौर पर सोसाइटी में यही परसेप्शन है कि एक टीबी वाला मरीज़ दूसरों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, ऐसा है जैसे कोविड है। हम इसमें कोविड में भी यही कहते हैं कि ये सांस के ज़रिए फैलती है, तो इसलिए एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को हो सकती है। लेकिन जैसे ही इलाज शुरू होता है उसके कुछ हफ़्तों के बाद जो बीमार होता है, टीबी का मरीज़ होता है, वो फैलाना ख़त्म कर देता है। और जिस वक्त टीबी का कोई मरीज़ घर में हो तो उसके लिए भी एहतियाती तदाबीर अगर घर वाले करते रहें तो टीबी से बचा जा सकता है। बेसिक इस बीमारी की वजह क्या होती है? कैसे ये किसी बंदे को अपनी गिरफ्त में लेती है ये बीमारी? देखिए, ये हमारा एक बहुत कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि हम जो हैं वो जैसे सांस की बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए जो मरीज़ है उसका इलाज कराएं, क्योंकि वो फैला रहा है। अगर हम ये कहें कि हम घर के अंदर अपने आप को महफूज करने के लिए घर के लोगों से फासला कायम कर लें या जो टीबी का मरीज़ है उससे मिलने में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, तो दूसरी तरफ हम मार्केट में भी तो जाते हैं, हमारे साथ से बहुत से लोग गुजरते हैं। अब किसी को भी टीबी हो सकती है, कोई भी फैला सकता है। हम मॉल्स में जाते हैं, हम क्लोज़ प्लेसेस में जाते हैं, हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, फैक्ट्रीज़ में जाके काम करते हैं, किसी को भी टीबी होगी तो वो फैला सकता है। तो हमारे पास इस वक्त बचने का तरीका क्या है? जिस इंसान में अलामात हों उसकी तशख़ीस कराई जाए और उसके इलाज में उसकी मदद की जाए। ये वाहिद ज़रिया है जिससे हम टीबी से बच सकते हैं। क्या टीबी मुकम्मल ट्रीटमेंट के बाद ख़त्म हो जाती है या दोबारा भी बंदे को अपनी गिरफ्त में ले सकती है? दोबारा मसला हल हो सकता है? एक दफ़ा सही तरीके से मुकम्मल इलाज कराया जाए और उसके बाद आप मुकम्मल इलाज के बाद भी इसका एक टेस्ट होता है इलाज के ख़ात्मे पे, वो करवा के ये देखा जाता है कि टीबी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है या नहीं हो गई, तो वो उससे टीबी से मुकम्मल तौर पे निजात हासिल हो जाती है। डॉक्टर किरण, पाकिस्तान में टीबी के तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा मरीज़ हर साल आते हैं। इस फ्री कैंप को लगाने का आपका मकसद क्या था और आज कितने मरीज़ सामने आए हैं जिनमें टीबी की अलामात थीं? अच्छा, आज तो सबसे पहले ये तो बहुत अच्छा था कि इन्होंने इस तरह से अरेंज किया है।
मेन मकसद ये था कि लोगों को अवेयरनेस हो कि टीबी भी कोई चीज़ है। यहाँ पे जैसे अभी बहुत से पेशेंट्स को हम देख रहे थे और उनकी फैमिली हिस्ट्रीज थी बहुत सारी, लेकिन उनको ये आइडिया ही नहीं था कि हाँ अच्छा ये अगर इस तरह से उनकी फैमिली में किसी और को टीबी हुई है तो हमें भी हो सकती है। इवन वो लोग रिलेक्टेंट थे कि हम लोग क्यों अपना टेस्ट करवाएं। उनमें साइन सिम्टम्स भी थे, बहुत से लोगों में साइन सिम्टम्स भी थे, लेकिन फिर भी वो रिलेक्टेंट थे इस चीज़ के लिए कि हम क्यों ऐसे टेस्ट करवाएं इनका, कि हमें तो हो ही नहीं सकती, या हमारे पेरेंट्स ने या सब ने ये तो पहले से ट्रीटमेंट करवाया हुआ था। तो वो चीज़ हमने आज उनको एक किस्म की अवेयरनेस दी है कि वो अपने सारे टेस्ट करवाएं, और यहाँ पे इवन टेस्ट सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे थे। तो वो उनको एक बेनिफिट था कि अगर किसी भी और हॉस्पिटल जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, तो यहाँ पे उनको डोर स्टेप पे उनको ये फैसिलिटी मिल रही थी। तो वो ये एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबके टेस्ट हुए हैं, प्लस उनको ये आइडिया भी हुआ है कि अगर फैमिली में किसी और को है तो वो अपना भी चेकअप करवा के इस तरह से अपना टेस्ट करवा सकते हैं कि कहीं उनको भी तो खुदा ना खास्ता टीबी तो नहीं है। और मुझे लग रहा था कि उनमें से कितने बच्चे ऐसे आए हैं कि शायद वो लोग पॉजिटिव ही होंगे। टीबी के आलमी दिन को मनाने का मकसद क्या होता है? मेन मकसद पाकिस्तान में तो आगाही है, लोगों को पता ही नहीं होता। हम लोग अपना जो इलाज करवाते हैं ना, तो हम अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि अच्छा फ़लाँ को ये चीज़ हुई है, तो हम भी खुद से वो सेल्फ़ मेडिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में तो सबसे मेन मकसद ही यही है कि उनको पता चले कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी का हमने इलाज करवाना कैसे है। डॉक्टर तौसीफ़ हनीफ़ साहब, हमें बताइएगा टीबी की कितनी इकसाम है और कौन कौन सी किस्म पाकिस्तान में लोगों में पाई जाती है इसकी? देखें, टीबी की जो मोस्ट कॉमन है ना, जो हमारे यहाँ पाई जाती है, वो यही है, जो पल्मोनरी टीबी जिसको कहा जाता है, जो हमारे लंग्स को मोस्टली इन्वॉल्व करती है। लेकिन इसके अलावा टीबी जो होती है ना, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब इसमें कई होती हैं जो आपके एब्डोमेन को, मतलब आपके पेट वगैरह को इन्वॉल्व कर लेती हैं, कोई होती है कोई जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लेती हैं, कोई आपके ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेती हैं। तो उसके मुताबिक जो होते हैं ना सिम्टम्स, साइंस और सिम्टम्स होते हैं। मसलन अब जो आपको पेट को करेगी इन्वॉल्व, उसके अंदर पेशेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली आते हैं पेट दर्द के साथ आते हैं, और उनको वॉमिटिंग वगैरह होती है, फ़ीवर होता है, ये चीज़ें होती हैं। और इसकी इसी तरह जो आपके ब्रेन वाले आते हैं, जिनको ब्रेन की टीबी होती है, उनके जो मोस्टली होता है कि वो नेक स्टिफनेस हो जाती है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, और इस तरह के ब्रेन के सिम्टम। जॉइंट्स वालों को जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हर किसी टीबी में होते हैं, वो यही होता है कि जिस तरह हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, आपने डॉक्टरों से बात की होगी कि फ़ीवर होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, वेट लॉस होता है बहुत सारे पेशेंट्स को। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू जो होता है, जो लोकेशन उसने इन्वॉल्व की होती है ना, तो वो उसके मुताबिक। तो पाकिस्तान में कौन सी सबसे मुहलिक टीबी की किस्म पाई जाती है मरीज़ों में? एक्चुअली मसला ये है पाकिस्तान में कि लोग वही कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि लोग टीबी को रूल आउट ही नहीं करना चाहते। लोग टीबी तक पहुंचने नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को कोई मसला होता है, वो आम छोटी छोटी शॉप्स पे चले जाते हैं, कोई मेडिकल स्टोर पे चला जाता है, कोई क्वैक्स जो बैठे हैं उनके पास चले जाते हैं और वहाँ से ट्रीटमेंट ले लेते हैं। हम उस तक पहुँच ही नहीं सकते कि ये पेशेंट टीबी से सफ़र कर रहा है। जो मोस्टली जो पेशेंट पाकिस्तान में जिनकी डेथ हो रही है और बहुत ज़्यादा वो रेट है, वो पल्मोनरी टीबी का ही है। लेकिन हमने हॉस्पिटल्स में हम जाके देखेंगे, हमने पल्मोनरी टीबी, एब्डोमिनल टीबी के पेशेंट्स भी देखे हुए हैं, जॉइंट्स टीबी के जो जिनमें जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, पॉट्स डिजीज़ जिनको होती है, उसमें भी लोग होते हैं कुछ। और मिलिट्री टीबी में ये होता है कि लंग्स आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपको सेपरेट होना शुरू हो जाती है। इस तरह की टीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पल्मोनरी टीबी मोस्ट कॉमन है पाकिस्तान में। डॉक्टर उमैर साहब, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इस कैम्प में। ये HIV के पेशेंट और टीबी के पेशेंट्स कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और कैसे टीबी इन्फ्लुएंस करती है HIV के पेशेंट पर? बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो HIV के मरीज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तकरीबन 30 गुना ज़्यादा रिस्क होता है आम मरीज़ों के मुकाबले में टीबी से मुतासर होने का। और HIV के मरीज़ों के अंदर शरह अमवात का ज़्यादातर ताल्लुक़ उनको टीबी लाक होना होता है। तो इसके तदारुक के लिए हम हर मरीज़ का हर विज़िट में टीबी का मुआयना भी करते हैं, और अगर उसको टीबी निकल आए तो पहले टीबी का इलाज शुरू करते हैं, क्योंकि टीबी का इलाज इमरजेंसी है और HIV का इलाज सारी ज़िंदगी तक करना है। और दूसरा, जिनको टीबी नहीं होती उनको प्रिवेंशन टीबी की दवाई दी जाती है, ताकि उनको 6 माह के लिए दवाई दी जाती है, जिसकी वजह से उनको टीबी नहीं होती, ताकि उनको प्रिवेंशन हो जाए, जैसे वैक्सीन होती है। जी। ग्लोबल फंड्स का पाकिस्तान में टीबी एरेडिकेशन के लिए क्या अभी तक अमल उसने किया और इस बीमारी को ख़त्म करने में उसका किरदार कितना अहम है? जी, ग्लोबल फंड पाकिस्तान में टीबी और HIV दोनों के लिए अद्वियात देता है और डायग्नोस्टिक्स देता है। जैसे हमारे लिए
HIV में PCR होता है, इनका जीन एक्सपर्ट टेस्ट की सारी मशीनें और उनकी किटें ग्लोबल फंड से आती हैं और दवाइयाँ भी देते हैं। डॉक्टर रंजना पंडित, आप गायनी स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पे जो गायनी की मरीज़ा आईं जिनको टीबी की कोई अलामात थी या शिकायत थी, उनको क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए? थैंक यू, आपने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे ज़्यादातर आज गायनी पेशेंट्स आई थी, उनमें एक्चुअली ऐसा होता है ना, हम फीमेल को देखते हैं, फीमेल होती भी हैं, एक तो वो बहुत रिजर्व्ड रहती हैं, मतलब खुल के नहीं आती, उनको कुछ मसले भी होते हैं तो वो बताती नहीं है, वो सोचती हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। वैसे रहते रहते उनको अंदर अंदर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो फेस करती रहती हैं। तो आज की इस फ्री मेडिकल कैंप में वो आई, पहले तो वो आई, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स नहीं आती हैं। वो आई और उन बहुत सारे में टीवी के तो बहुत कम ही थे, दो आज वर्ल्ड टीवी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे था, बहुत कम आई थी। फिर भी उन लोगों के लिए अच्छा खाना खाना पड़ेगा, हेल्दी डाइट। उसके बाद जो टीवी के कॉन्टैक्ट्स में उनसे थोड़ा दूर रहना होगा। उसके बाद जो हमारे सरकार, हमारे गवर्नमेंट देती है टीवी की दवाइयाँ, जो 6 मंथ्स की होती हैं, 9 मंथ्स की होती हैं, 12 मंथ्स की होती हैं, वो देख के होता है कि कौन सी टीवी है। उसके बाद जो दवाइयाँ खाती हैं उनको कंटिन्यू करना पड़ता है। टीवी में ऐसा दूसरे में क्या होता है कि मतलब आप 2 खा लिए, 3 खा लिए, दवा खा लिए, उसके बाद आप ठीक हो गए, पर टीवी में वैसा नहीं होता है। टीवी में आप एक भी दवा नहीं छोड़ सकते, मतलब आपको खानी है तो खानी है, तो वैसा वो कंटिन्यूटी रहे, वो होना चाहिए। ऊपर से आपको क्लीनिनेस में बहुत ध्यान देना होगा। जो औरतें मतलब बहुत सारी बैकवर्डेड और मतलब फैमिलीज़ वगैरह होती हैं जिनके घर में अभी भी चूल्हों पे खाना बनता है, वो जो धुआं वगैरह होता है, लकड़ी पे बनता है, धुआं वगैरह होता है, वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो टीबी क्या हमला औरत के अलावा उसके बच्चे पर भी असरअंदाज? हाँ, एकदम बिल्कुल हो सकता है, और चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा अपनी अम्मी के साथ ही रहता है। सो ध्यान देना पड़ता है कि मतलब एक तो बच्चा जब जन्मे उसको BCG टीका लगाएं, उसके बाद उसको थोड़ा उसको कांटेक्ट में ना रखें, क्योंकि वो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है ना, तो वो मतलब फैल सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट कम रखें और सर सफाई, अच्छा खाना, दवा कंटिन्यू करें, ये सब पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। और जब बच्चा जन्मता है उसको BCG टीका लगाएं, ये सब होता है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर पंडित, जो कि नेपाल से पाकिस्तान आए हैं और 4 साल से यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज इस कैंप में वो बच्चों को चेक कर रहे हैं, तो चले उनसे पूछते हैं इस बीमारी के हवाले से। डॉक्टर शंकर पंडित, हमें बताइएगा, ये टीबी जो है ये बच्चों में क्या मौरूसी बीमारी है कोई? बड़ों से भी ज़्यादा ना जो क्लोज़ कांटेक्ट होती है, जैसे फैमिली में किसी को हो जाए, फादर को हो जाए, मदर को हो जाए, या किसी भी रिलेटिव को हो जाए, या दूसरे बच्चे को हो जाए, उसके साथ रहने से, खांसी करने से, कोई ड्रॉपलेट्स वगैरह जब आती है, मतलब जो खांसी करते हैं, उसके थ्रू से कांटेक्ट होती है और उसके थ्रू से ट्यूबरकुलोसिस होती है। कोई ये मतलब कंजेनाइटल नहीं होती है ये। डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा, टीबी की रोकथाम के लिए ऐसे कैंप्स कैसे मुआवन साबित हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो अहम सवाल है उसका जवाब देने से पहले मैं तो जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं आज के इस मेडिकल कैंप के, इन सब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसके मज़ाफ़ात में इस कैंप का इनकाद जो है, ये इस चीज़ की जो है वो निशानदेही है कि टीबी नहीं बल्कि जितनी भी हमारी इस तरह की दुनिया में जो मर्ज़ ख़त्म हो चुके हैं, अमराज ख़त्म हो चुके हैं, तो हमारे यहाँ वो क्यों नहीं ख़त्म हो रहे? पोलियो है, बाकी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह के अवेयरनेस कैंप और मेडिकल कैंप जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्च करना होंगे, उनका इनकाद करना होगा, और तब जाके हम टीबी और बाकी जो ऐसी मुज़ी अमराज़ हैं जो दुनिया में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और उन्होंने ओवरकम कर लिया है, हम भी जो है वो उस सतह तक पहुंच सकेंगे। एक और बड़ी अहम बात कि ये चूँकि एक लो फ़ी प्राइवेट स्कूल्स, फ्यूचर विजन स्कूल के अंदर इसका इनकाद किया गया है, तो यहाँ पे वो बच्चे
वो असातिज़ा जो सारा दिन दरस व तदरीस के साथ वाबस्ता हैं, अगर उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया है और उनके ज़रिए उनके पेरेंट्स आए हैं, कम्युनिटी आई है, तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन नेटवर्क है। और ऐसे ही स्कूलों के अंदर अगर हम ये मेडिकल कैंप्स जो हैं उनका इनेकाद करें तो हर तरह के मर्ज़ को जो है वो हम ओवरकम कर सकते हैं। हुकूमत तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चला रही है, उसके बावजूद दुनिया में अभी भी टीबी में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। ये ख़त्म करने में नाकामी की वजह क्या है? 2-3 इसके बड़े मेन पॉइंट्स हैं। पहली तो मैंने अभी जिक्र कर दिया ना कि हमारे यहाँ जितने भी समाजी शोबे हैं, वो तालीम है या सेहत है या बाकी इश्यूज़ हैं इस तरह के, तो उसमें हमारा जॉइंट वेंचर बड़ा कमज़ोर है। रियासत कोई काम कर रही है तो वो कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लेती। कम्युनिटी में अगर सिविल सोसाइटी कोई अपना एक्टिव किरदार अदा करना चाहती है तो वहाँ पॉलिसी रुकावट बन जाती है, या कोई वॉलंटियर सामने आना चाहता है तो उसके भी बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं जो उसको काम करने से रोकती हैं। तो हम अंदर भी बैठ के यही बात कर रहे थे कि ये जो तीनों एरियाज़ हैं, पॉलिसी साज और सोशल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी, इन तीनों का जॉइंट वेंचर हम करेंगे तो फिर हम दुनिया से ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो चीज़ों को एड्रेस कर सकेंगे। बांग्लादेश हमारे सामने मिसाल है कि वहाँ की 50% से अबव आबादी जो है वो पानी में ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन वो हमसे आगे निकल गए। देखें ना कि वो अगर निकल सकते हैं तो इट मीन कि उन्होंने क्या किया। बड़ा फार्मूला उनका यही कि उनका पॉलिसी साज, उनका इम्प्लीमेंटर, उनका सोशल एक्टिविस्ट, उनकी सिविल सोसाइटी, ये तमाम ऑन बोर्ड हुए हैं और हर किसी ने अपने अपने हिस्से का काम किया है। तो उससे जो है वो टारगेट जो आपने 10 साल बाद कोई अचीव करना है वो आप 5 साल बाद भी अचीव कर सकते हैं। तो यही मैं मैसेज यहाँ पे भी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। हमारी 60% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। तो अगर हमने यूनिवर्सिटी के नौजवान को, कॉलेज के नौजवान को और स्कूल के नौजवान को ऑन बोर्ड ले लिया और इस तरह के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो ज़िम्मेदार हैं और इस तरह के समाजी प्रोग्राम चला रहे हैं, वो अरावल दस्ता बनाएं उनको, और फिर पॉलिसी साजों के ऊपर जो है वो हम थोड़ा सा प्रेशर भी डालें और वसाइल भी इस शोबे के अंदर झोंकें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ज़्यादा देर इन चीज़ों को जो है वो अपने यहाँ रख सकते हैं। ये ख़त्म हो जाएंगी हमारे यहाँ से। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।